ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੰਦਗੀ ਫਸ ਗਈ, ਮਲ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰੋਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਫਸ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਰੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਰੋਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬੋਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ, ਨੇਚਰੋਪੈਥੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਕਰਮਾ ਯਾਨੀ 5 ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਅਤੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ ਤੋਂ। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡਾ न्यूज़ एशिया पंजाबी से स्वागत है। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब अपना पूरा नाम बता दीजिए और मैं क्योंकि दुर्भाग्यवश आपसे पहली बार मिला हूँ तो थोड़ा सा दर्शकों को भी बता दीजिए। जी बिल्कुल। मेरा नाम डॉक्टर पूजा ठाकुर है और मैं आयुर्वेदाचार्य BMS हूँ एंड मास्टर्स इन पंचकर्मा। तो मेरा जो अभी स्पेशलिटी है वो पंचकर्मा में है। तो डॉक्टर साहब मैं ठीक बोल गया, कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल गया कि जितना भी बॉडी के अंदर कोई खराबी आ गई है उसकी वजह जो है वो गंदगी इकट्ठी हो गई है, उसकी वजह से शरीर बीमार हो गया? जी नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि देखो आयुर्वेद में पहले भी कहा गया है कि सर्वेशा नाम रोगा नाम निदानम कुपिता मला। मीन्स आपके शरीर में जो कोई रोग है उसका निदान यानी कारण जो है वो कुपित मल है, जो आपकी बॉडी में जगह जगह पे इकट्ठा हो जाता है। जैसे पेनक्रियाज में इकट्ठा हो गया तो पेनक्रेटाइटिस हो गया, आपके पेट में इकट्ठा हो गया तो गैस्ट्राइटिस हो गया। तो ऐसे ही आपने बिल्कुल सही कहा है। आपका बिल्कुल जो आपने एक्सप्लेन किया है वो बहुत बढ़िया था। अच्छा, तो बॉडी के अंदर गंदगी जमा हो गई है, हम लोग जो है वो उसको गंदगी से ही गंदगी को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि एक केमिकल जो है, कोई भी केमिकल अगर बॉडी में जाएगा उसकी भाषा में वो गंदगी है, क्योंकि वो उसको और भाषा आती नहीं, या कुदरत की साइंस से बनी हुई बॉडी कुदरती भाषा ही समझेगी। तो उसको कोई भी केमिकल डालेंगे उसकी समझ में वो गंदगी है। गंदगी से गंदगी सफाई नहीं हो सकती, तो फिर इसकी सफाई जो है या तो हम लोग जो कुदरती चीज़ों से करें या फिर उसकी जो दूसरा इलाज पद्धति है वो है पंचकर्मा, जिसकी आप एक्सपर्ट हैं। तो पंचकर्मा क्या करता है? मतलब पंचकर्मा मतलब 5 ऐसे काम क्या करते हैं जिससे वो बॉडी के अंदर की गंदगी बाहर निकले? सबसे पहले तो 5 काम जो होते हैं, जैसे आपने अभी बताया कि जो गंदगी है अगर हम केमिकल डाल रहे हैं तो वो केमिकल ही जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो आजकल सब लोग देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक चीज़ें। अब और जब आप किसी चीज़ को कोई ऐसा फर्टिलाइज़र या कुछ नहीं डालते हो तो आपको एक बहुत अच्छा अनाज मिलता है। सेम वैसे हमारी बॉडी है। अब वो 5 कर्म है, जैसे आपने सुना भी होगा कि आयुर्वेद में वात पित्त कफ पे काम होता है। यही 3 है जो रोगों का कारण भी हैं। अब इसमें हम करवाते हैं वमन, विरेचन, वस्ती और आपका जो है वो नस्य और रक्त मोक्षण। अच्छा, ये तो भारी भरकम शब्द हैं, ये मतलब बहुत इतना कम बुद्धि मेरे जैसे को समझ में नहीं आने। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएंगे धीरे, जो आम आदमी की भाषा में समझाएंगे इसको क्या होता है? मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने सुना अभी वमन मीन्स वॉमिटिंग। अब जैसे वॉमिटिंग जो है, कुछ लोग सोचते हैं कि वॉमिटिंग जो है वो बहुत गंदी चीज़ है, उल्टियाँ लग गई मीन्स बीमारी आ गई, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। आपकी बॉडी से जो गंद निकलने का जो रास्ता है, या तो वॉमिटिंग है या पसीना है या फिर पेशाब है या फिर आपका मोशन है, यही रास्ते हैं। अब आगे इनको ही बंद कर दोगे तो बीमारी तो होनी है। अब जैसे आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, किसी के नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, किसी को साइनोसाइटिस है, किसी को अस्थमा है, किसी के फेफड़ों में कफ जमा हुआ है, किसी को निमोनिया है। इसमें सबसे अच्छा इलाज है वमन।
मीन्स अगर आप करवाते वमन करवाते हो तो सारा कफ बाहर आ जाता है। मीन्स आपके फेफड़े कभी नहीं खराब होंगे, आपको कभी नाक की हड्डी का ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा। विरेचन, विरेचन मतलब कि लूज मोशन। पहले वमन के ऊपर चलते हैं। वमन से कौन कौन से जो मतलब वमन क्रिया से कौन कौन सी बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं और कैसे? ओके तो जैसा मैंने आपको बताया कि साइनोसाइटिस हो गया, मीन्स आपके जो साइनस है उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, बिल्कुल नाक से संबंधित, आपके फेफड़ों से संबंधित, आपके पेट से संबंधित कुछ रोग, आपकी जो है वो जैसे सर से संबंधित, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे आप वमन से निजात पा सकते हो। उसमें क्या करते हैं? उसको नाक के अंदर कुछ सलाई घुसा देते हैं, उसको छींके लगवा देते हैं, क्या करते हैं उसको? नहीं, एक्चुअल में वमन में क्या होता है कि कुछ औषधि होती है जिसको हम पिलाते हैं और उसके बाद मतलब नाक में तो नहीं डालते? नहीं पिलाते हैं और बहुत इजी है। इसमें आपको ना तकलीफ होती है कुछ, आपको बस पीना है और टेस्टलेस चीज़ है, तो ऐसा भी नहीं कि कड़वी है या कुछ ऐसा, बस पीना है और उसको जब पी लेते हैं तो उसके बाद जो है वो वॉमिटिंग आती है। अब तुरंत बाद आ जाती है? हाँ नहीं, हाँ थोड़ी देर में आ जाती है, मतलब आप मान के चलिए कि विदिन 15 to 20 मिनट्स में आपको वॉमिट्स आनी शुरू हो जाती है। ये एक्चुअल में वेग होते हैं। अब ये फिर प्योर आयुर्वेदा में चला जाएगा कि इसके कुछ वेग होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 10 वेग भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, किसी को 5 वेग भी आ सकते हैं, मतलब 5 बार भी आ सकती है। और वो वॉमिटिंग जो होती है ना, वो बिल्कुल पानी जैसा निकलता है। मीन्स आपकी बॉडी में जितना भी गंदगी है वो सारी निकल जाती है। तेजाब अंदर जितना जमा होता है। राइट, जो तेजाब होता है वो भी निकल जाता है, कफ जमा होता है वो भी सारा निकल जाता है। तो आप देखिए कितना आसान तरीका है। आपकी कभी छाती बिल्कुल जाम हो गई हो, आप पंप लेने के बजाय ये ट्रीटमेंट करो, आपको कभी पंप नहीं लेना पड़ेगा। जो अस्थमा के हैं उनको भी ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाता है। हाँ जी, मतलब इसके लिए तो कोई और कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आपका अस्थमा सिर्फ इसी प्रॉब्लम, इसी चीज़ से, सिर्फ वमन जो थेरेपी है इसी से ठीक हो जाता है। ये कितनी देर, मतलब एक बार लिया उसके बाद वो निकाल दिया, दूसरी बार मतलब कितने मतलब 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, 10 साल, कितने साल लेते रहे? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको जो है, जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग में अगर किसी को बीमारी भी नहीं है वो भी ले सकता है। मिनिमम टाइम 7 डेज होता है और मैक्सिमम टाइम 14 डेज होता है। तो हम 7 डेज का करते हैं कि उसमें कुछ दिन हम वमन करवाते हैं। 7 दिन उसको वो दवाई पिलाई जाती है, 7 दिन उसको उल्टियाँ करवाई जाती हैं और उसके अंदर की जितनी कुपित मल होता है वो बाहर निकल जाता है और बंदे का जो रोग है सिर्फ उसी से ठीक होगा या कुछ औषधि और भी देनी होगी? नहीं, उसी से ठीक हो जाता है। हम औषधियों देने में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हमें क्लिनजिंग करनी है अगर बॉडी की, तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए थेरेपी बनी है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो हमारा जो मानना है वो यही है कि आप उसी चीज़ से ठीक हो जाओ। ठीक है, ये तो हो गया वमन। वमन मतलब उल्टी। एक क्रम पूरा हो गया। अगला है विरेचन। विरेचन मीन्स जो मोशंस के थ्रू टॉक्सिन्स निकलते हैं। राइट अब जैसे मैंने आपको बोला वमन, तो मीन्स इससे अपर की जो आपकी बीमारियां हैं उसके लिए हम वमन करवाते हैं, और इससे नीचे की जो बीमारियां हैं उसके लिए विरेचन होता है। राइट मीन्स किसी की बॉडी में अगर पित्त गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो उसमें जो है वो हम विरेचन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। या फिर किसी की बॉडी में वात बढ़ा हुआ है, जैसे आपने देखा होगा बहुत लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आती है। अब अर्थराइटिस में भी अलग अलग टाइप्स के हैं, तो उनमें भी हम विरेचन करवाते हैं सो दैट जो वायु है वो बाहर निकल जाए। तो उससे क्या होता है, जो आपके पेट के रोग हैं, जोड़ों के रोग हैं, या जितने भी आपकी बॉडी में जो जमा हुआ कचरा है वो निकल जाता है। तो इस पे हम विरेचन से काम करते हैं। अंतड़ियों के रोग जो है, अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है या किसी को अंतड़ियों में अल्सर किसी और बात का है, या उसको किसी कब्ज हो रही है या कुछ हो रही, ये सभी ठीक हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये उससे सब ठीक हो जाता है। मीन्स ये जो है ये एक लाइट प्रोसेस है। ऐसा ही कुछ होता है वो अगले प्रोसीजर में भी मैं आपको बताऊंगी, बट ये बहुत लाइट प्रोसेस है। तो इससे आपका जो पित्त है वो सारा निकल जाता है। मतलब आप ये मान के चलिए, अब पित्त से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लाइक हाइपर एसिडिटी, या जैसा आपने कहा कोलाइटिस, या फिर अल्सरेशन, आपके गैस्ट्रिक अल्सर हो जाते हैं, पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं, तो उनमें ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। वो तो आपने बताया था 7 से 10 दिन तक आपने उसको उल्टियाँ करवाई तो बंदा ठीक हो, इसको कोई 15-20 दिन लग जाएंगे? चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है सारी पैथी। इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादर फली, और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को
यूज किया जा रहा है। लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, स्टेज 4 कैंसर हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने आपको लाइलाज बताई हो या आपको कोई ऑपरेशन बताया हो, तो आप हिस हॉस्पिटल हिम्स में संपर्क कर सकते हैं और बीमारी की जड़ पर काम कर सकते हैं। रहना, खाना, पीना सब अरेंजमेंट है। 70 बेड का यह हॉस्पिटल भारत में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर पेशेंट को ठीक किया जाता है, पेशेंट को नॉलेज दी जाती है, पेशेंट को पढ़ाया जाता है, पेशेंट को एजुकेट किया जाता है कि कैसे आपको अपनी बीमारी से खुद ही लड़ना है, यानी कि अपना डॉक्टर खुद बनना है। बी योर ऑन डॉक्टर। तो आज जरूरत है ऐसे हिम्स के हॉस्पिटल और क्लिनिक्स की। अभी भारत में पटियाला में, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली में 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खाना पीना और लाइफस्टाइल को ठीक करके बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है। और एक हॉस्पिटल डेराबस्सी जो चंडीगढ़ में है वो शुरू हो चुका है। ये सब हिम्स के नाम से काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो जल्द संपर्क करें हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। नहीं नहीं नहीं, इसमें गैप होता है। जैसे मान लीजिए आपने 2 दिन करवाया, उसके बाद हम इसमें गैप देते हैं, फिर कुछ टाइम बाद हम करवाते हैं। मतलब ये रेगुलर बेसिस पे नहीं करवाते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको थोड़ा बहुत खा लें तब भी उसको जो है वो लूज मोशन लग जाते हैं, क्या उनको ये देना ठीक रहेगा? जी बिल्कुल। देखिए, आप खुद सोचिए कि कोई लोग जो है वो थोड़ा सा खाते हैं और उनको मोशन जाना पड़ता है। मीन्स ये मोस्टली प्रॉब्लम तब आती है जब किसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मीन्स IBS की प्रॉब्लम होती है। तो वो क्यों हो रहा है? एक्चुअल में आपकी बॉडी में जब भी आप कुछ खाते हो तो पहले स्टमक में स्टोर होता है, फिर वो जाके जो है वो कुछ टाइम बाद आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज में जाता है। हाँ, मतलब 2-3 घंटे, मतलब आप मान के चलिए 4 घंटे तो आपके पेट में ही रहता है, फिर जाता है। बट उस इंसान के तो पेट में रह ही नहीं रहा है। मीन्स आप कुछ सोचो, उसकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल, मतलब जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो सारा ही इसका बहुत ज़्यादा वीक है। तो उस पर्सन में तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मीन्स हम क्या करते हैं, वो क्लिनजिंग ही कर देते हैं उस बात की, तो वो ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाता है। मीन्स बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसको करने के लिए 15-20 दिन लग जाएंगे क्योंकि 2-2 दिन का गैप चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें 2 दिन का गैप देने के पीछे क्या साइंस है? एक्चुअली में क्या होता है कि ये एक्चुअली में थेरेपीज ऐसी बनाई गई हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप उनको कंटिन्यूअसली लूज मोशन लगवा रहे हैं तो बॉडी में वीकनेस भी तो आ सकती है, कि पानी की भी कमी है। बिल्कुल। तो इसीलिए फिर हर चीज़ जो है वो बहुत सिस्टमेटिकली बनाई गई है पंचकर्म में कि इसमें ये गैप होना चाहिए। अच्छा, जो बॉडी को मोशन दिए जाते हैं तो उसकी जो वो कितने मोशन, जैसे उल्टी तो आ गई 8-10 आ गई तो मोशन जो 15-20 आ जाएंगे या कुछ भी आ जाएंगे तो वो बंदा तो घबरा जाएगा भी, मेरे को तो यार सारा दिन मैं उसी में बैठा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता भी है तो हम उसको मतलब डिहाइड्रेट नहीं करते हैं। बीच बीच में हम गुनगुना पानी पिलाते रहते हैं या फिर नॉर्मल पानी सिप सिप करके पिलाते रहते हैं, सो दैट उसकी बॉडी में पानी की कमी भी ना आए। हाँ, थोड़ी सी वीकनेस फील होती है। क्यों होगी? क्योंकि जब बॉडी से सोचिए कि मोशन आ क्यों रहे हैं, जब कहीं इकट्ठा है तभी तो निकल रहे हैं, नहीं तो इकट्ठा नहीं होते तो कहाँ से मोशन आते? तो इट मीन्स वो निकल रहा है तो गंदगी अच्छी है, निकलने दो। तो हम नहीं बंद करवाते उसको, वो नॉर्मली खुद बंद हो जाती है। किसी को 10 मोशन आ जाते हैं, किसी को 12 आ जाते हैं, किसी को 5 ही आते हैं। वो डिपेंड करता है कि किसी का कोस्ट कैसा है। मीन्स कोई किसी को छोटी छोटी चीज़ों से भी प्रॉब्लम हो जाती है या फिर बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाती है, किसी को नहीं करती। तो सब कोस्ट पे डिपेंड करता है। तो आप 10 से 12 मान लीजिए इतना। लोग बोलते हैं कि दाग अच्छे हैं, यहाँ पर गंदगी अच्छी है अगर निकल रही है तो एक बात बताइए कि पेशेंट जो है, जो आपसे इलाज करवाने आ रहा है, पंचकर्मा के ये क्रम करवा रहा है, उसको बता दिया जाता है कि आपके साथ ऐसा होने वाला कि कहीं वो घबराना है? नहीं नहीं, बिल्कुल उन्हें बताया जाता है। इवन वो देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं जो आजकल इस चीज़ को समझ चुके हैं। कौन चाहता है कि मेरे शरीर में गंदगी जमी रहे और बाद में किसी और बीमारी के रूप में आए? तो हर कोई, सबको पता है। मतलब आजकल मैक्सिमम लोगों को ये इस चीज़ के बारे में अवेयर हैं लोग कि ये करवाने से मुझे ये फ़ायदा होगा। इवन कुछ लोग सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आते हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती, बट वो साल में एक बार ज़रूर करवाते हैं ताकि जिसको जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसा बीमारी है, बहुत ढीठ बीमारी है। वो बंदे की चीखें निकलवा देती हैं और सुबह उठते वक्त तो उसे लगता है कि मैं ज़िंदगी में क्यों आया हूँ, मेरा यहाँ आना बेकार हो गया। और वो मतलब ना जी पाता है और ना मर पाता है, क्योंकि उसके जो मसल, जो हड्डियाँ वो अकड़ाई होती हैं, पेन बहुत होती है उसको सीधा करने में। तो ऐसी ढीठ बीमारी आप बोल रहे हैं कि 8-10 दिन में ठीक हो सकती है? बिल्कुल। देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को वैसे आयुर्वेद में आमवात कहते हैं। आमवात मीन्स टॉक्सिन्स जो हैं और जो बाया है, हाँ, वो आपके जोड़ों में जमा हो गया।
तो रिमेटाइड अर्थराइटिस जब होता है तो आपने देखा होगा किसी की उंगलियां टेढ़ी हो गई, मतलब वही डेविएशन हो जाती है, किसी को फीवर आने लगता है, किसी को मॉर्निंग स्टिफनेस, किसी को सूजन आती है। बट बाया तो बॉडी में बढ़ा है ना, आपके जोड़ों की जो ग्रीस है या जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं वो तो सूख ही रही है ना। तो इसीलिए जब तक आप रूट को ठीक नहीं करोगे तब तक ये प्रॉब्लम रहती रहती है। और जब आप पंचकर्म करवाते हो उसमें सिर्फ एक थेरेपी नहीं होती है, ऐसे पंचकर्म में और भी कुछ थेरेपीज़ हैं जो साथ में सपोर्टिव थेरेपीज़ हैं। तो वो सारी थेरेपीज़ जब होती हैं तो विद इन 7 डेज पेशेंट को वो रिलीफ मिलता है जो आज तक नहीं मिला, इवन स्टीरॉइड से भी नहीं मिला। क्योंकि आपको भी पता है कि रिमेटाइड अर्थराइटिस में जो मोस्टली लोग प्रिस्क्राइब करते हैं या मोस्टली जो प्रिस्क्रिप्शन मिलता है वो स्टीरॉइड्स का मिलता है। स्टेरॉइड या कैंसर को रोकने वाली दवाएं होती हैं वो दी जाती हैं। अच्छा, ये आपने बोला कि 7 दिन में पेशेंट रिलीफ महसूस करता है, क्या ये आम रस जो है, देखो एक मैं जो टेक्निकल बात बोलने वाला हूँ, बॉडी के अंदर आम रस हड्डियों में क्यों जमा हुआ? क्योंकि वो एक कुछ गड़बड़ कर रहा था, उसकी वजह से वो आ रहा है। तो क्या हमने जो पंचकर्मा से वो आम रस निकाल दिया तो वो जो कर रहा है वो तो कर रहा है, पहले से भी कर रहा है, तो उसको भी समझाया जाता है भी आप ये मत करो, उसकी वजह से फिर हो जाएगा? बिल्कुल। देखिए, आपने पहले भी कहा था कि हम डाइट पे भी फोकस करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में जो है वो सिर्फ थेरेपीज पे नहीं, आहार पे भी फोकस किया जाता है और विहार पे भी, कि आपका डाइट क्या है और लाइफस्टाइल क्या है। अगर आप वो चेंजेस करते हो तो आपको लाइफ लॉन्ग उसके बाद कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो चीज़ ज़रूरी है वो सब समझा के भेजा जाता है। हाँ, फिर भी कुछ अगर लापरवाही करते हैं तो वो तो खैर उन्हें बताया ही गया है, बट अगर लापरवाही के बाद भी नहीं मानते हैं तो फिर उनके लिए तो वही चीज़ ऑपरेशन। अच्छा, ये 2 कर्म हो गए, तीसरा कर्म में जैसे मैंने आपको बताया था कि हम बस्ती करते हैं। बस्ती, हाँ राइट, जिसको हम वैसे मेडिकली अनीमा कह देते हैं, एलोपैथी में भी अनीमा कह देते हैं, बट वो कुछ अलग चीज़ होती है। अब इसमें क्या होता है, बस्ती में हम मेडिकेटेड ऑयल या मेडिकेटेड घी यूज़ करते हैं। वैसे जो गांव देहात की दाइयाँ होती है ना, वो साबुन की वो बत्ती बना के उससे भी कर देती है। बिल्कुल, उसको तो जैसे बहुत लोग करते हैं, कुछ कॉफ़ी एनीमा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, बट ये जो होता है ये मेडिकेटेड क्यों, वो तो हम करते हैं किस लिए, ताकि उसकी जो है वो कॉन्स्टिपेशन पे रिलीफ आ जाए। बट ये जो बस्ती होती है सिर्फ कॉन्स्टिपेशन पे काम नहीं करती है। हाँ जी, ये मेडिकेटेड बस्ती है। ये मैं बताती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास अभी CKD के पेशेंट हैं, किडनी डिजीज़ के। अब किडनी में उनके नेफ्रॉन्स तो डैमेज हो चुके हैं। सबको पता है कि कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जो नेफ्रॉन्स को रिपेयर कर सकती हैं या किडनी को थोड़ा सा उसमें हेल्प कर सकती हैं, तो वो बस्ती उस औषधि की दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपका लीवर है, उसमें पुनर्नवा या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव हैं, तो उस बीमारी में बस्ती उस चीज़ की दी जाती है। तो इसीलिए हर बीमारी में, जैसे जॉइंट्स की आप बात कर रहे थे, तो रिमेटाइड अर्थराइटिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है या गाउट है, इनमें बस्ती उस हिसाब से दी जाती है कि वो उस बीमारी पे काम करे। जैसे किसी को दर्द बहुत ज़्यादा है तो वो अलग चीज़ की बस्ती होती है। तो बस्ती का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसको मोशन लगाना, है ना, वो तो तब लगाए जाते हैं। अब कोई क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, किसी को 12 साल से मोशन ही अच्छे से पास नहीं हो रहे हैं, या फिर वो कोई ना कोई पाउडर खाए जा रहे हैं, तो उस केस में ऐसी बस्ती दी जाती है जो मोशन लगाए। अदरवाइज जो है वो सिर्फ आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए बस्ती देते हैं, वो अलग अलग चीज़ों की होती है। तो वो बस ये भी बस्ती जो है वो भी कितने दिन देनी होती है और कितने दिन में उसको रिलीफ मिलता है? बस्ती जो है ये एक्चुअली में डिफरेंट होती है। जैसे कुछ काल बस्ती होती है, मात्रा बस्ती होती है, योग बस्ती होती है, ये अलग अलग डेज पे डिपेंड होती है, क्योंकि बस्ती सिर्फ एक टाइप की नहीं होती है, ये अलग अलग होती हैं। तो वो बहुत ही डीप हो जाएगा, वैसे आई डोंट थिंक कि वो समझ में आएगा लोगों को, बट वो निरू बस्ती, अनुवासन बस्ती ऐसी होती हैं। तो उसमें मात्रा बस्ती में अलग दिन होते हैं, काल बस्ती में अलग होते हैं, योग बस्ती में अलग होते हैं। मीन्स वो 8 दिन की करनी है, 12 दिन की करनी है या कितने दिन की, वो हम लोग बीमारी के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। कौन सी बीमारी ऐसी है जिसको जो बहुत ढीठ मानी जाती है और उसको लगता है कि यार इस पे तो ज़्यादा काम करना? देखिए, अब ऐसी तो बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे आप जोड़ों को ही ले लो, ये भी बहुत ढीठ मानी जाती है। और जो मैं आज तक मानती आई हूँ कि लोग ना कैंसर को भी बहुत ढीठ मानते हैं और लाइलाज भी मानते हैं, या फिर जैसे एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है जिसमें HLA-B27 पॉजिटिव होता है, उसको भी लोग बोलते हैं कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता। इवन ऑटो इम्यून डिजीज़ को लोग ढीठ मानते हैं, अगर हम शॉर्ट में बात करें तो। बट ऑटो इम्यून मतलब आपके इम्यून सिस्टम ने आप पे ही अटैक करना शुरू किया है। तो अगर हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा दें, अगर कुछ ऐसी चीज़ें करें जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर दे, तो क्या वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। तो इसीलिए मेरे नज़र में तो ऐसी बीमारियां
आयुर्वेद में नहीं है जिसको ढीठ माना गया है, क्योंकि आयुर्वेद की बुक में उन बीमारियों का भी इलाज बताया गया है जिसको एलोपैथी में बोलते हैं जी ऑपरेशन ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। बट आयुर्वेद में बोला गया है कि नहीं, इसको आप ठीक कर सकते हो, तो इसीलिए हम उसी पे फोकस करते हैं कि जो बताया गया है एटलीस्ट उसको आप करके तो देखो। ऑपरेशन तो बहुत लास्ट का ऑप्शन है, तो इसीलिए मेरी नज़र में तो ढीठीनी बीमारियों को मानते हैं जो मैंने आपको कुछ बताई। अच्छा, तो ये 3 हो गई, चौथा कुछ नस्य करके भी होता है? जी, नस्य मतलब आपने देखा होगा बहुत लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, जिसको हाँ डिप्रेशन हो गया, बिल्कुल उनकी बीमारियां ठीक नहीं होती हैं और लोग मतलब ज़िंदगी भर के लिए ये खाते हैं। आँखों के रोग आते हैं, उसमें बीपी होता है, उसमें आपका ब्रेन के रिलेटेड स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, ओसीडी हो गया, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, बिल्कुल अल्जाइमर हो गया, पार्किंसन हो गया। तो एक्चुअल में नस्य क्या होता है, इसमें भी हम क्या करते हैं कि जो मेडिकेटेड ऑयल होता है वो आपके नॉस्ट्रिल्स में डाला जाता है और उसके बाद धूमपान करवाया जाता है। नहीं, उसमें ड्रॉप करके डाला जाता है और उसके बाद जो है वो आपकी यहाँ से मसाज की जाती है प्रॉपर। तो ये जो है वो ऑयल आपके साइनस में भी प्रॉब्लम, साइनसाइटिस की जो होती है उसमें भी इफेक्टिव है, आपके माइग्रेन, क्योंकि ये नर्व्स पे काम करता है। उसको छींके वीके आती है उसको भी बिल्कुल, एलर्जिक राइनाइटिस में भी इसमें बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। मींस वो हुआ क्यों, क्योंकि इम्यूनिटी वीक है, आपकी ब्लॉकेज हो रखी है, तो जब ब्लॉकेज ही खुल जाएगी तो वो बीमारियां खुद ही ठीक हो जाती हैं। वो कई तो बोलते हैं कि आपके नाक की हड्डी बढ़ गई है, आपको ऑपरेशन करना होगा, ऑपरेशन काट पीट के भी फिर भी वही हालात रहते हैं। आप उन पेशेंट को यहाँ बिठाइएगा जिन्होंने नाक की हड्डी का ऑपरेशन करवा लिया हो और उसके बाद उसको बीमारी ना हुई हो, वो सेम प्रॉब्लम आ जाती है। तो इट मीन्स वो एक्चुअल में डीएनएस जो है, जो जिसको हम डेविएटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं, वो एक्चुअल में हड्डी नहीं बड़ी होती है। जब आपको बार बार नज़ला हो रहा है, इट मीन्स बॉडी में वो चीज़ जमी हुई है, तभी तो निकल रही है। आप उसको सिट्राजिन दे के, लिवोसिट्राजिन, कुछ भी एंटी हिस्टामिन खा के और उसको ब्लॉक कर लेते हो, तो वो जमेगा कहाँ पे? आपकी यहाँ जमेगा या फिर ये साइनस ब्लॉक हो जाएंगे। यस, तो इसीलिए क्या होता है फिर वो जब 1 साल तक, 2 साल तक, बाद में वो जब आप एक्सरे करवाते हो तो वो लगेगा तो ऐसा ही है ना, तो इसलिए ऑपरेशन कर देते हैं, उसके बाद भी छींकें आती रहती हैं और दोबारा वो हो जाता है। तो आप खुद सोचिए नाक की हड्डी कितनी बार बढ़ सकती है। तो इट मीन्स ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉर्मली भी ठीक हो सकते हैं। और कितने पेशेंट हमारे ऐसे ठीक भी हुए हैं जो लास्टली आते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उन्हें लगता है जी हम इसी से ठीक हो जाएंगे, बट नहीं होते हैं, तो इसलिए लास्ट में उनको आना ही पड़ता है और वो 100% ठीक हो जाते हैं। यानी हम अगर देसी भाषा में बात करें तो ये ब्रेन को तेल देने वाला काम हो जाता है। बिल्कुल, और इसके बाद तो थोड़ा सा धूमपान भी दिया जाता है, मीन्स कुछ हर्ब्स को उसमें, हाँ धुआं, उसको भी नाक में दिया जाता है। आपने देखा होगा बहुत लोगों को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है, मिर्गी की, उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। तो ये भी हमने बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया। इवन किसी को ब्रेन ट्यूमर होता है उसमें भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि आप एक बार ट्यूमर तो निकलवा देते हो बट उसमें 60% लोगों को दोबारा रीग्रोथ होती है। सो इट्स बेटर कि हम उसको पहले ऐसा क्योर दें कि दोबारा ना हो, तो उस पर भी ये किया जाता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती उनको भी? यस, बिल्कुल, नींद ना आने मीन्स इंसोम्निया में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि जब आपकी, जैसा मैंने कहा कि ये नर्वस सिस्टम पे काम करता है, आपके जो नर्व्स ब्लॉक हो रही हैं उस पे काम करता है, तो वो ऑटोमेटिकली आप स्ट्रेस फ्री होते हो और आपको बहुत अच्छी नींद आती है। अच्छा, आपने नस्य की बात की है, आपने बात की है कि ब्रेन से संबंधित कुछ भी अगर डिसऑर्डर होगा तो वो बात की जाए। ब्रेन में 3 ग्लैंड जो बड़े इंपॉर्टेंट है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पाइनियल ग्लैंड्स, ये तीनों ही पूरी बॉडी को चलाते हैं। तो क्या इस नस्य से उसको भी हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ठीक किया है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि यही ग्लैंड्स हैं जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। तो आपने देखा होगा बहुत लोगों को पैरालिसिस के अटैक्स भी आते हैं, जिसकी वजह से फुल बॉडी काम करना बंद कर देती है। ये उसमें भी बहुत अच्छा इफेक्टिव है। इसी के साथ जो मैंने पंचकर्म में नहीं काउंट होती है, एक्चुअल में आता वो पंचकर्म का ही हिस्सा है, बट जो प्रायोरिटी के पंचकर्म है वो ही है। बट इसी के साथ एक सपोर्टिव चलता है शिरोधारा, जिसके बारे में आपने शायद सुना होगा। यस, बिल्कुल, तो वो भी एक मेडिकेटेड ऑयल होता है। वो इसके कॉम्बिनेशन में जब भी हम, जैसे एक दिन ये करवाया या एक दिन वो करवाया, तो उससे क्या होता है, वो धीरे धीरे आपकी बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ाने लग जाता है, क्योंकि सेंसेस खत्म हुई है ना, आपका ब्रेन और आपका नर्वस सिस्टम का कनेक्शन जो है या स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन है वो खत्म हुआ है, इसलिए मैसेज नहीं जा रहा है, क्योंकि आपका ग्लैंड ही है जो पूरी बॉडी को मैसेज भेजता है कि अब यहाँ जाना है, यहाँ रुकना है, ये करना है, वो करना है, तो वो मैसेज नहीं जाता। तो इसलिए वो उस मैसेज को इम्प्रूव करने में, उन हार्मोन्स को रिलीज करने में भी हेल्प करता है। जिन पेशेंट को मान लीजिए पैरालिसिस हुआ, एक पैरालिसिस पेशेंट अपने घर पे पड़ा हुआ और उसको हम क्या पंचकर्मा उसका पैरालिसिस खत्म कर सकते हैं? देखिए, जो अभी तक हमने
थोड़ा सा एज फैक्टर इसमें आता है कि मान लीजिए अगर कोई 65 प्लस है तो मैं 100% तो नहीं बोल सकती हूँ, बट अगर उससे पहले है मतलब 65 से नीचे है या 50 से नीचे है तो हाँ ज़रूर हमने 90% रिजल्ट्स देखे हैं। 90% कि जो इंसान चल नहीं पाता था या फिर बिल्कुल ही बेड रिडन था वो चलने भी लगा। कैसे, मतलब क्या करते हैं उसके? उसमें बहुत सारी थेरेपीज, जैसे अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, नस्यम, शिरोधारा, अभ्यंगम, या ऐसी कुछ थेरेपीज होती हैं जो पूरी जो नसें ब्लॉक हैं उसको ओपन करने का काम करती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अगर हम नॉर्मली भी चलाते हैं तो उसमें नसों की वीकनेस को वो न्यूरोबियन फोर्ट या ऐसा कुछ न्यूरोकाइन यही सब चलाते हैं, तो उसको देने से एक्चुअली में नसें थोड़ी ना खुल जाएंगी। तो इसीलिए हम वो थेरेपीज करते हैं जो आपकी नसों को खोलेगी। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे बॉडी में सेंसेशन आने लगती है और बॉडी मूव करने लगती है। 4 आपने बता दिया कि अभ्यंग भी रह गया कुछ? नहीं, अभ्यंगम जो है वो भी एक सपोर्टिव पार्ट है, मतलब है पंचकर्मा का ही पार्ट, बट प्रायोरिटी में जो आता है इसके बाद आता है लीच। हाँ, लीच मीन्स रक्त मोक्षण। आपने देखा होगा कुछ लोगों को जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी की प्रॉब्लम होती है, किसी को आपने बिल्कुल किसी को आपने देखा होगा वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है। हाँ जी, तो लोग बोलते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, बट हम कहते हैं कि इसका इलाज है और ये ठीक हो सकती है, इसके लिए किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। डीवीटी में तो लोग सीधा सीधा बोल देते हैं कि अब आपका जो ये कूल्हा है या ये साइड जो है वो अब सड़ चुकी है, यहाँ पे कोई सेंसेशन नहीं आएगी, ऑपरेशन होगा। इवन आपने शियाटिका नाम सुना होगा, तो शियाटिका बिल्कुल, शियाटिका नर्व ब्लॉक हो गई है, इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर देखा है कि ऑपरेशन के बाद जो थोड़ा बहुत चलते हैं उनकी भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। बट अगर आप रक्त मोक्षण करवाते हैं, लीच थेरेपी करवाते हैं, तो उसमें आप इसमें 100% रिजल्ट देख सकते तो क्या करते हैं, कैसे रक्त की शुद्धि कैसे? रक्त की शुद्धि मीन्स ये एक टाइप की लीच होती है, जलोका जिसको हम बोलते हैं, आपने भी देखी होंगी बरसातों में। वो तो चलिए विष वाली होती हैं, हम निर्विष यूज़ करते हैं। लीच क्या मतलब, क्या? लीच मीन्स जोंक, राइट, जोंक। तो इसको क्या करते हैं, जैसे जो भी इफेक्टेड पार्ट होता है हम उस पे लगा देते हैं। अब वो जब ब्लड को सक करती है, इसकी बहुत लंबा एक प्रोसीजर है थोड़ा सा, तो जब वो ब्लड को सक करती है, वो जितना भी आपकी बॉडी में वहाँ उस जगह पे इम्प्योर ब्लड होगा वो उसको सारा सक कर लेती है। मतलब वो जो भी जोंक अगर खून पीती है वो इम्प्योर ब्लड पीती है, क्योंकि जब भी वो प्योर मतलब जोंक अच्छी है। हाँ, जोंक अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, बस उसमें ये है कि कुछ विष वाली होती है, कुछ निर्विष होती हैं। तो हमारी जो जोंक होती हैं, जो मेडिकेटेड उसमें यूज़ होती हैं, वो निर्विष होती हैं। आप कहाँ से लेके आती हैं वो एक्चुअली में उसको प्रिजर्व किया जाता है और स्पेशल सप्लाई होती हैं वो, तो वो हम प्रॉपर उसको देख के और प्रॉपर उसको जांच के ही लेते हैं, तो उसके बाद हम उसको प्रिजर्व करते हैं। ये आप अगर आएंगे हिम्स हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रल मेडिकल साइंसेज, चंडीगढ़ डेरा वसीम हॉस्पिटल है ऑन द मेन हाईवे। अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कैंसर पेशेंट मिलेंगे, एंड स्टेज कैंसर पेशेंट मिलेंगे। एंड सिर्फ फ़र्क ये देखेंगे व्हेन यू कंपेयर दीज पेशेंट्स विद द पेशेंट इन अदर हॉस्पिटल ऑफ सिमिलर काइंड, फ़र्क ये देखेंगे कि ये कंफर्टेबल है। दूसरा फ़र्क ये देखेंगे कि ये आपको लगेगा नहीं कि ये पेशेंट हैं, वो दर्द रहित हैं। कि शुगर, बीपी सिर्फ 7 दिन में बिना 1 रुपए की दवाई के 90% लोगों का यहाँ हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में भर्ती होकर खाने पीने को ठीक करके रिवर्स किया जा सकता है। सैकड़ों पेशेंट हो चुके हैं। अगर ज़ुबान पे लगाम है तो 3 लोगों से वास्ता नहीं पड़ेगा आपका। खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा, बोलने के लिए है तो पुलिस और वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा, और प्रोफेशनली इन तीनों से वास्ता ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, दुनिया की कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो खाने पीने से हो नहीं जाती है और फिर रेगुलेट नहीं हो सकती है। तो ये दोनों बातें वैसे ही चलती हैं। 5 पिलर्स हैं हमारे, 5 पिलर्स: डाइट, मेडिसिनल प्लांट्स, फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क, माइंड मैनेजमेंट, और टेकिंग द हेल्प ऑफ वेरियस पैथीज, ऑल द पैथीज। तो ये हम 5 पिलर्स पे काम करते हैं। जब हम इन 5 पिलर्स पे काम करते हैं तो बॉडी अंदर से जब हील होने लगती है तो थायराइड की समस्या जो अपने आप ही ठीक होने लगती है। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है। हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ
पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है सारी पैथी। इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादर फली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को यूज किया जा रहा है। लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, स्टेज 4 कैंसर हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने आपको लाइलाज बताई हो या आपको कोई ऑपरेशन बताया हो, तो आप हिस हॉस्पिटल हिम्स में संपर्क कर सकते हैं और बीमारी की जड़ पर काम कर सकते हैं। रहना, खाना, पीना सब अरेंजमेंट है। अभी भारत में पटियाला में, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली में 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खाना पीना और लाइफस्टाइल को ठीक करके बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है। और एक हॉस्पिटल डेराबस्सी जो चंडीगढ़ में है वो शुरू हो चुका है। ये सब हिम्स के नाम से काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो जल्द संपर्क करें हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। और वैसे भी एक जोक जो है वो दूसरे इंसान पे यूज़ नहीं होती, एक पर्सन की जोक एक पे यूज़ होती है। तो क्या करते हैं बाद में? नहीं, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी को लीच थेरेपी दी है, उसके बाद उसको 1 महीने 21 डेज तक हम यूज़ नहीं करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको रीयूज़ करते हैं। उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। हाँ, फिर हम उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। तो वो जब सक कर लेती है ब्लड, अब मान लीजिए इसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ होती है कि जैसे वो आपका प्योर ब्लड सक करने लगेगी तो आपको थोड़ी सी जैसे प्रिकिंग पेन सी होगी, थोड़ी सी सुई चुभती है, तो आपको एक पता चल जाता है कि अब ये मतलब आपकी प्योरिटी वाला हेल्दी ब्लड सक कर रही है, तो उसको फिर निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद वो वॉमिट कर देती है उस ब्लड की। वो बाहर निकाल देते हैं। हाँ जी, वो बाहर निकाल देती है उस ब्लड को। अच्छा, वो कितनी देर बंदे को चिपका के रखी जाती है? जब ब्लड नहीं, वो ब्लड सक करने पे डिपेंड करता है ना। जैसे वो इतनी सी होती है, बट जब वो बड़ी हो जाती है, फूल जाती है, और उसके बाद जो है वो उस जगह का सक कर लेती है, फिर वो सेंसेशन आने लग जाती है, तो उसके बाद उसको निकाल दिया जाता है। 5 मिनट भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकते हैं, 20 मिनट भी हो सकते हैं। तो उसमें जब ब्लड सक कर लिया तो क्या हुआ? उसमें क्या किया उसने उस ब्लड से? उसने क्या किया, अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिए थे डीवीटी का, शियाटिका का, तो वो ब्लॉकेज थी वहाँ पे, मीन्स आपका ब्लड वहाँ पे इकट्ठा था ना। लेकिन शाटिका में तो ये बोला जाता है कि आपकी स्लिप डिस्क के अंदर जो है वो वेन फंस गई है। जब ऐसे हिलते हैं तो वो प्रेस होती है, बार बार प्रेस होती है, तो उसकी वजह से वो अपनी जो टांग काम करनी बंद कर देती है। उसमें सर्कुलेशन नहीं मिल पाता है, यही कहते हैं। तो उसमें सिर्फ वही एक रीज़न नहीं है, क्योंकि डिफ्यूज डिस्क हो जाती है, डिस्क खत्म हो जाती है, तब भी तो वर्टिब्रा वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो उसकी वजह से प्रेशर तो आपकी शियाटिक नर्व पे पड़ रहा है ना, वहाँ पे जो फ्लो है वो नॉर्मल नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए हम उस पर भी काम करते हैं। लंबर स्पॉन्डिलोसिस पे तो काम करते ही हैं कि लंबर रीजन जो है जहाँ पे आपका डिस्क खत्म हो रहा है उसको हम दोबारा से रिजुविनेट कर सकें, उस पे तो काम साथ में होता ही है। बट स्पेसिफिकली जब शियाटिका की पेन होती है तो उसमें हम साथ में लीच भी करते हैं कि हम कटिवस्ती के साथ साथ, कटिवस्ती यानी वो एक और थेरेपी है जिसमें आपके बैकबोन पे काम किया जाता है, तो उसके साथ साथ फिर हम लीच भी लगाते हैं सो दैट दोनों पे काम हो सके। अब जैसे वेरिकोज है, उसमें भी जगह जगह पे ब्लड इकट्ठा होता है, आपने देखा, हाँ, वहाँ भी जलोका लगती है, जोंक लगती है, तो वो उसकी भी सक कर लेती है, तो फिर वो धीरे धीरे वो भी रिकवर होना शुरू हो जाता है। तो कुछ मसाज वगैरह भी होते हैं इसमें, क्योंकि मुझे पता चला कि आपके इधर पंचकर्मा में बहुत सारी केसेस में मसाज भी होते हैं और इनफर्टिलिटी के ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त काम किया जाता है इसमें, और जो इम्पोर्टेंसी और इनफर्टिलिटी दोनों में ही बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है इसमें। बिल्कुल, जो इम्पोर्टेंसी और इनफर्टिलिटी की आप बात कर रहे हो उसमें हम उत्तरवस्ती करते हैं। तो उत्तरवस्ती क्या करती है, जैसे मान लीजिए कि कोई फीमेल पेशेंट है, उसमें इनफर्टिलिटी का रीज़न क्या क्या होता है, पीसीओडी होता है या पीसीओएस होता है या फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड होता है या फिर हाइड्रोसाल्पिंजाइटिस होता है, मीन्स आपके सिस्ट हो जाती हैं, वही पीसीओडी होता है, या फिर सर्विसाइटिस होता है, बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं। तो जब हम उत्तरवस्ती देते हैं उसमें हम मेडिकेटेड घी यूज़ करते हैं जो कि उस स्पेसिफिकली उस रीज़न पे काम करता है और सिस्ट को ख़त्म कर देता है, क्योंकि हमने रूट को ही ख़त्म करना है। जैसा कि पहले बताया है कि कुपित मल है, वो जगह जगह पे जहाँ इकट्ठा होंगे वहाँ बीमारी बनेगी, वो स्टोन भी बन सकता है, सिस्ट भी बन सकती है। तो इसीलिए हम
उस पे ही काम करते हैं, उसको उत्तरवस्ती कहा जाता है। ऐसे मेल में है, अब इम्पोर्टेंसी अगर है तो जैसे मान लीजिए उसको पहले पीएमए की प्रॉब्लम रही हो या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन कुछ भी प्रॉब्लम रही हो, तो उसमें भी हम उत्तरवस्ती करते हैं। इवन उनके सेक्सुअल डिसऑर्डर भी इससे ठीक हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे मेल पेशेंट्स जो होते हैं वो परेशान होते हैं कि उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, जैसे प्री मेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग या फिर नाइटफॉल, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम, तो उत्तरवस्ती जो है वो उसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो उसमें भी हम करते हैं। इन लोगों के औलाद ना होने की उम्मीद हो रही है, अभी मेरे घर में औलाद हो ही नहीं रही, तो क्या पंचकर्मा उसमें बहुत बड़ा सहाय हो सकता है? बिल्कुल वही हो सकता है, क्योंकि इसके लिए तो स्पेशली जो है वो ट्रीटमेंट चलता है पंचकर्म में। इवन आप अगर केरला जाके देखेंगे तो वहाँ पे इनफर्टिलिटी पे स्पेशली इसी चीज़ से काम किया जाता है। तो हाँ, अगर आप मतलब कोई भी ऐसा है जिनको ये लगता हो कि नहीं हो रहा है बच्चा या ये रीजंस हैं, तो वो बिल्कुल ज़रूर एक बार आएँ, हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे और हो सकता है, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अगर आप इनफर्टिलिटी के कॉज को ट्रीट कर लेते हो तो प्रेगनेंसी हो सकती है। आपके पास कुछ ऐसे है रिजल्ट मिले आपको इस पंचकर्मा से? जी बिल्कुल मिले हैं ऐसे रिजल्ट्स, इसीलिए हम कह पा रहे हैं क्योंकि ऐसे रिजल्ट्स बिल्कुल मिले हैं। जिंदा उदाहरण आपके पास है? जी उदाहरण है हमारे पास। क्या कहना चाहेंगे अगर कुछ लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट के, जैसे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ऐसा होगा कि जैसे एलर्जी है तो एलर्जी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर माना जाता है। एलर्जी बोला जाता है कि एलर्जी और रब भगवान की मर्जी है ना, और जो दम के साथ ही जाता है। तो ये मतलब जो लोग इस तरह की बीमारियों के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या ऐसी बीमारियों से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, तो क्या वो एक पंचकर्मा से उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल वो उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें सबसे पहले आपका रिमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइसिस। क्योंकि आपने देखा होगा सोराइसिस का भी लोग बोलते हैं कि लाइलाज बीमारी है, कहीं ठीक नहीं हो सकती, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पंचकर्मा में हमने ठीक किया है और वो ठीक हो सकती है। क्योंकि सोराइसिस में क्या है, आपका जो आपकी जो स्किन है उसकी हीलिंग ना होकर उस पर डबल लेयरिंग होती जा रही है। तो इसीलिए क्या होता है कि हम जब इम्यूनिटी पे काम करते हैं या बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, या अगर इस केस में भी हम लीच या वमन करवाते हैं, तो ये बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और ये हमने देखे हैं। मतलब ये हमारा अभी तक का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं बात कर रही हूँ कि सोराइसिस ठीक हो सकता है या ऑटोइम्यून जो डिसऑर्डर्स हैं वो ठीक हो सकते हैं। अच्छा, अब आप लास्ट में अगर हमने ये बात ना की तो शायद मुझे दर्शक थोड़े तो घूर के देख रहे होंगे कि तेल की बात तो पूछी नहीं भी, तेल कौन सा यूज़ कर रहे हैं? देखिए, तेल मैं वैसे बताऊं आपको, बट तेल एक्चुअली में एक नहीं है, हर बीमारी में अलग अलग ऑयल है। मेडिकेटेड ऑयल जैसे धन्वंतरम है, महानारायण है, विषगर्भ है, या फिर आपका जो है वो जात्यादि है, काशिश आदि, वो बहुत ही डिफरेंट ऑयल है। इसीलिए जब मैंने आपको कहा था ना कि बस्ती लोग सोचते हैं एनीमा, अब जैसे बस्ती में भी बहुत अलग अलग, जैसे शीरबला, बलाश्वगंधादि, या फिर आपका सहचरादि, या फिर आपका विषगर्भ, कोई भी ऑयल अगर यूज़ हो रहा है तो वो डिफरेंट बीमारी में डिफरेंट ऑयल यूज़ होता है। जैसे आप अगर मोशन के लिए देख लें तो वो एरंड ऑयल यूज़ करते हैं, लोगों को सिर्फ ये पता है। बट लोग जो है वो बस्ती को एक बहुत छोटा सा प्रोसेस सोचते हैं, बट वो बहुत छोटी प्रोसेस नहीं है। वो आपकी ऐसी बीमारी को ठीक कर सकती है जिसके लिए आपने 20 साल से दवाई खाई हो। जैसे लोग डायबिटीज़ के लिए बोलते हैं कि शुगर कभी कंट्रोल नहीं आ सकती, शुगर के लिए ज़िंदगी भर दवाई खानी। मैं आपको इतने एग्जांपल दे सकती हूँ कि जिनको शुगर की दवाई नहीं खानी पड़ रही है अब, इवन जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस थे, उनकी भी शुगर की जो इंसुलिन है वो बंद हो चुकी है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं, थायराइड के पेशेंट हैं। तो ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसकी ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़े। इवन कैंसर भी जो है, हमारे पास 4th ग्रेड के कैंसर भी ठीक हुए हैं। तो ज़रूरी है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, और इम्यूनिटी को बढ़ाने का तरीका यही है। इम्यूनिटी को बढ़ाने का तरीका यही है। जो ऑयल की बात कर रहे हैं ना, मैंने ये सुना है कि ऑयल का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। इस अगर पंचकर्मा आपने सही ढंग से करवाना है, अगर 100% रिजल्ट लेने हैं, तो उसके लिए ऑयल्स का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। तो शुद्ध ऑयल्स जो हैं वो महंगे भी बड़े होते होंगे, क्योंकि अगर कहीं कोई सस्ते में अगर पंचकर्मा कर रहा है, दैट मीन्स कि वो ऑयल शुद्ध नहीं है। नहीं, वैसे हम ऐसा नहीं मान सकते हैं कि जो सस्ते में कर रहा है वो शुद्ध नहीं है। बस ये है कि
आपका जो है सबसे मेन चीज़ जो है, जो आपने कहा वो बहुत सही कहा कि बहुत लोग क्या करते हैं कि आप मुझे तेल का नाम बता दो, मैं घर पे कर लूँगा ये, बट उन्हें नहीं पता कि एक्चुअल में इस थेरेपी का मोटिव क्या है। अगर एक भी डायरेक्शन आपकी गलत हुई या एक ऑयल में थोड़ी सी भी खराबी हुई तो बीमारी ठीक होने की बजाय आपको 10 गुना साइड इफ़ेक्ट दे सकती है। तो इसीलिए ये चीज़ें तो आप खुद से कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें ऑब्जर्वेशन में होके ही, यस राइट, इसके लिए एक्सपर्ट की राय बहुत ज़रूरी है। तो हाँ बिल्कुल, आपका अगर ऑयल जो है वो उसमें बिल्कुल भी अशुद्धि है तो वो आपको हार्म कर सकता है, इसलिए शुद्धिकरण करना ज़रूरी होता है, जो कि हमारे ऑयल्स का होता ही होता है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत बेशकीमती जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। आज पंचकर्मा करके आपने एक दर्शकों के दिमाग में जो डिटॉक्सिफिकेशन थी इसके बारे में वो निकाल दी है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और मैं बाकी सब जितने भी लोग ये देख रहे हैं, मैं तो सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि लोगों को तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं और हर कोई इंसान परेशान है, बट आप देखिए कि हर घर में अगर एक मरीज़ मिल रहा है तो इट मीन्स रोग कहीं और से नहीं आते हैं, वो आप खुद लेके आते हो। तो इसीलिए उसके लिए दवाइयों के सहारे मत रहिए। अगर आपकी बीमारी सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन से और कुछ थोड़े से टाइम के लिए ट्रीटमेंट लेने से अगर ठीक हो सकती है तो आप उस साइड ज़रूर जाइए। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਕਰਮਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਚਕਰਮਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਪੰਚਕਰਮਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਕਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਚਕਰਮਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੰਚਕਰਮਾ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਚਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਰੋਗ ਕਿਹੜੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੰਚਕਰਮਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੋਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਪੰਚਕਰਮਾ ਵਰਗੀ ਪੱਧਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਕਰਮਾ ਵਰਗੀ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੰਚਕਰਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।